हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज मनोविज्ञान के 30 और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। और इससे पहले मैं आपको 5 मॉक टेस्ट करवा चुका हूं मनोविज्ञान के। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको करने की कोशिश करिए और अपना मूल्यांकन करिए कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ पूरी वीडियो अंत तक देखा करिए, क्योंकि इन प्रश्नों के साथ साथ इनका विश्लेषण भी होता है, जो कि आपको उनसे सीखने में मदद करता है। और दोस्तों, अगर कोई वो पहली बार चैनल को देख रहा हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि उसको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा को कितने भागों में बांटा गया है? स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात और अर्जित, अभिप्रेरणा और प्रलोभन। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांटा गया है, और वो है जन्मजात और अर्जित। कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपकी जन्मजात होती हैं और कुछ आप अर्जित करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ जन्मजात के रूप में, तो जन्मजात के रूप में जैसे कि भूख है, ठीक है, इसको आपको सीखना नहीं है। भूख है, प्यास है, निद्रा है, नींद जिसको कहते हैं आप, ये सब क्या है? ये सब आपके जन्मजात अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक हैं। और इसी प्रकार से अर्जित, जिनको आप अर्जित करते हैं, मतलब समाज से सीखते हैं, तो अर्जित में कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे आपकी रुचि हो सकती है, ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा हो सकती है, ठीक। इसके बाद आप कह सकते हैं कि आपकी सामाजिकता हो सकती है। तो ये सब जो है वो आपके अर्जित अभिप्रेरक हैं, ठीक। नेक्स्ट अगला जो है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या उपरोक्त सभी। तो बताइए, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो ये देखिए, तीनों ही स्थानांतरण होते हैं सीखने के। सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी पार्ट सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न अगर कहें कि निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? बताइए, कौन सा सिद्धांत जो है वो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? तो सीधी सी बात है कि इसका जो ऑप्शन सही है वो डी पार्ट है। क्यों? क्योंकि गेस्टाल्टवाद में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है कोहलर। और कोहलर ने ही सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, और जिन्होंने सुल्तान नामक एक वनमानुष था उस पर प्रयोग किया था, ठीक है। सुल्तान नामक एक वनमानुष था, उस पर प्रयोग किया था, और उसके फलस्वरूप ये सिद्धांत आया था। और इसमें गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्ण, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? मतलब जो सीखने की सामग्री है उसमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? विलियम जेम्स हैं, स्किनर हैं, एबिंगहॉस हैं या बार्टलेट है? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन सही है एबिंगहॉस, ठीक है। कौन है इसके ऑप्शन में? एबिंगहॉस, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सीखने के नियम दिए हैं। बताइए किसने दिए हैं? पावलाव ने दिए हैं, स्किनर ने दिए हैं, थांडाइक ने दिए हैं या कोहलर ने दिए हैं? किसने सीखने के नियम दिए हैं? तो आपको सबको पता होगा कि सीखने के नियम में थांडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं। और तभी एक बात और मैं बता दूं आपको थांडाइक को, कि थांडाइक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। किसके मनोविज्ञान के? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक अगर कहा जाए तो वो कौन है? वो थांडाइक है, ठीक। दूसरी चीज, थांडाइक के जो सीखने के नियम है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, जिसमें 3 प्रमुख नियम है, मुख्य नियम, और 5 गौण नियम है। जिसमें 3 प्रमुख नियम आप सब लोग जानते हैं। तत्परता का नियम है, इसके बाद कह लीजिए आप अभ्यास का नियम है, इसके बाद आप कह लीजिए प्रभाव का नियम, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करें, देखिए सीखना क्या है? किसको आप समझते हैं कि आप किसी ने कुछ सीख लिया? व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या उपरोक्त सभी? तो देखिए, चूंकि वैसे तो अगर मुख्य रूप से कहें तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी पार्ट ज्यादा सही है, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, जो शरीर की वृद्धि और विकास होती है उसको क्या कहते हैं? तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या आनुवंशिकता कहते हैं?
तो आपको सब पता है कि जो शरीर की वृद्धि होती है, उस शरीर की वृद्धि को किस प्रकार का विकास कहेंगे, अब वृद्धि कहते हैं, ठीक है। और आपको पता है, देखिए यही अंतर होता है वृद्धि में और विकास में। और वृद्धि और विकास में क्या अंतर है प्रमुख रूप से, वो आपको पता है कि आपको जो वृद्धि होती है वो मुख्य रूप से पूरी पूरी शारीरिक विकास पर निर्भर होती है, जबकि इसमें समस्त प्रकार के विकास आते हैं। आपका सामाजिक विकास भी, नैतिक विकास भी, संवेगात्मक विकास भी, मनोवैज्ञानिक विकास भी, ठीक है। और इसी प्रकार से आप जानते हैं कि वृद्धि क्या होती है कि निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जबकि ये जीवन पर्यंत चलती है ना। इसके बाद आप जानते हैं कि वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक होती है, जबकि ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की होती है, ठीक। तो इस प्रकार से कई विशेषताएं हैं वृद्धि की। देखिए अगला बात है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, और यह कथन किसने दिया है कि चिंतन मतलब सोचना, आपके जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है उसमें एक मानसिक क्रिया है। जॉन डीबी ने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है, क्रूज ने कहा है, या रॉस ने कहा है। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सही है डी पार्ट, रॉस ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सबसे सही है, मतलब सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बहुत अच्छे से सोचकर बताइए, क्वेश्चन बहुत ही सरल है लेकिन जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं। देखिए हर बच्चा विशिष्ट है, तभी कहते हैं कि व्यक्तिक भिन्नता है। हर एक दूसरे व्यक्ति में एक व्यक्तिक भिन्नता है, और हर व्यक्ति एक दूसरे से कोई ना कोई अलग प्रतिभा रख सकता है, किसी की कोई रुचि हो सकती है, तो इसलिए हर बच्चा विशिष्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है तो अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, या विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है, बालक केंद्र बिंदु है, क्योंकि वर्तमान में आप जानते हैं कि शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं अच्छी स्मृति की। शीघ्र अनुस्मरण करना, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, या उपरोक्त सभी। कि जो जिसकी कह सकते हैं जिसकी मेमोरी अच्छी हो, तो उसके लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो उसके लिए सभी बातें, जैसे कि शीघ्र पुनः स्मरण, दोबारा एकदम सोच ले, शीघ्र किसी को पहचान ले, और अच्छी धारणा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना और भावों में उथल पुथल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संवेग का मतलब क्या होता है कि आपको तुरंत उत्तेजना आए और भावों में एकदम उथल पुथल, या विचारों में एकदम कह लीजिए कि किसी प्रकार का अंतर्द्वंद प्रकट हो, तो इसी प्रकार को संवेग कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था है। किसी भी कौशल को सीखने की पहली अवस्था क्या है, यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, या अनुकरण। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है डी पार्ट, ठीक। कोई भी स्किल सीखनी है तो आप जितनी जल्दी किसी को अनुकरण द्वारा सीख सकते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो ये मैं पहले भी अपने किसी सेट में करवा चुका हूँ, फिर ये दोबारा प्रश्न आ गया क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए किसने प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने, या बिने और साइमन ने। तो इसका ऑप्शन बिने और साइमन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अब पूरा चूंकि प्रश्न नहीं लिखा तो मैं लिख दूं कि शैशवावस्था क्या है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है, मांटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, या उपरोक्त सभी। तो शैशवावस्था में आप जानते हैं कि शैशवावस्था कितनी होती है, 0 से लगभग 6 वर्ष तक। तो इसमें क्या कौन सी विधि सर्वोत्तम अच्छी होगी, तो ये सभी प्रकार की मांटेसरी विधि होती है, खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है, क्योंकि इस एज तक वर्ग तक बालक प्रमुख रूप से बाल केंद्रित शिक्षा तो है, लेकिन इस एज के बालक में जो उसकी क्रियाएं होती हैं वो खेल आधारित होती हैं, और खेल खेल में ही सीखता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी। तो सबको पता है कि देखिए हर चीज पर कह सकते हैं कि बाल विकास की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है, वातावरण और अनुभव ही बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और बाल विकास गर्भावस्था से आप कह लीजिए किशोरावस्था तक, और वैसे तो प्रौढ़ावस्था तक चलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, कहां से कहां तक बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है
कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा वही जीवित रहता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कथन या सिद्धांत किसका है? बताइए, लेमार्क का है, हैरिसन का है, डार्विन का है या मैकडूगल का है? तो ये किसका सिद्धांत है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। किनका सिद्धांत है? चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। और चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत देते हुए कहा था कि विकास के क्रम में जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं, और जिसके अनुसार जो प्राणी या जीव स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता है, उसके अस्तित्व का जो है समापन हो जाता है, वो फिर आगे नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन करते हो आप? बताइए, सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का या अभिक्षमता का? तो बिने साइमन के द्वारा जो बुद्धि का परीक्षण होता है वो ए ऑप्शन इसका सही है, मतलब सामान्य बुद्धि का। ठीक है, और 1905 में ये बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग भी, परीक्षण भी इन्हीं ने किया था। अगला प्रश्न है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन डी पार्ट सही है कि संवेगात्मक विकास को आपकी शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, मानसिक योग्यता भी प्रभावित करती है और आपके थकान भी आपको प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक प्रत्यस्तताओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है? हरलॉक का है, टीपी नन का है या मैकडूगल का है या रॉस का है? तो आराम से आप क्वेश्चन देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसका ऑप्शन सही है हरलॉक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? अगर आपने कोई चीज सीख ली तो फिर वो कैसे प्रदर्शित होगी कि आपने कुछ सीखा है? कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन या व्यक्तित्व समायोजन? तो सीधी सी बात है, आपके कोई भी चीज आपने सीखी और आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो आपने कुछ ना कुछ सीखा है। अगला प्रश्न है कि वाणी दोष नहीं है। किस प्रकार के दोष को वाणी दोष नहीं कहेंगे? ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना और तीव्र अस्पष्ट वाणी? कौन वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता? तो धीमी या तेज गति से बोलना ये कोई वाणी दोष नहीं है। ठीक है, लेकिन और सभी है कि ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, अस्पष्ट उच्चारण करता है, हकलाता है, तुतलाता है, तीव्र अस्पष्ट वाणी है, तो ये तो सब वाणी दोष के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। क्या विधि है बताइए? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन क्या होगा आप बता सकते हैं? जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन है कि अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना। ठीक है, सर्वोत्तम विधि है कि अगर अध्यापक मूल्यों से भरा हुआ है तो चूंकि बालक उसका अनुकरण करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो बालक भी उसी से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या चीज सम्मिलित नहीं है? आध्यात्मिक मूल्य, एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य? तो सीधी सी बात है कि किसी भी तरीके से धन अर्जन करने का मूल्य जो है वो मूल्यों में नहीं आता। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, सामाजिक है, आर्थिक है, मनोवैज्ञानिक है, शारीरिक है, सामाजिक और राजनीतिक है, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक है? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन बी है कि मनोवैज्ञानिक है और शारीरिक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर? तो बताइए आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होगा वो कैसा होगा? तो आत्म केंद्रित व्यक्ति जो है वो कैसा होगा? अंतर्मुखी होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अपने ऊर्जा बल मतलब लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है? ज्ञानात्मक व्यक्ति होता है, कलात्मक व्यक्ति होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है या धार्मिक व्यक्तित्व होता है? तो सबको पता होगा कि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होगा वही अपने व्यक्तित्व को बाहर प्रदर्शित कर पाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप उसके अभिभावक से शिकायत कर देंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे या स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या उसे उसके भाग पर छोड़ देंगे? तो भाई ये तो करेंगे नहीं कि उसके भाग पर छोड़ दें, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे तो ये तो आप उसके अभिभावक ही ले जाएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं
कि इसका ऑप्शन सी पार्ट सही है कि स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे, फिर उसके बाद उसके अभिभावकों को बता देंगे। और आज के सेट का अंतिम प्रश्न है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी पार्ट सही नहीं है, जबकि अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत ये तीनों ही भाषा विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से आपने आज के जो सेट कह लीजिए आप, ये सेट एक तरीके से 6 है और इसमें आपने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया और विश्लेषण के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए करिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के लिए काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।